गुड इवनिंग टीम। एज्योर के सेशन सीरीज में आज का जो टॉपिक है हमारा एज्योर डाटा इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स। तो डाटा इंजीनियरिंग आप लोग तो सुने होंगे। आजकल तो इसकी ब्रांच भी बन गई है। जैसे आप बीटेक करते हो कंप्यूटर साइंस में, एआई में, ना आईटी में, या फिर आप डाटा साइंस में। तो डाटा साइंस और डाटा इंजीनियरिंग एक ही चीज़ है। तो एज्योर में इसका क्या यूज़ है, या हमारे मॉडर्न एप्लीकेशन में क्या यूज़ है, ये आज के टॉपिक में हम समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाई डाटा इंजीनियरिंग मैटर्स। तो डाटा इंजीनियरिंग क्यों हमें जरूरत होती है एप्लीकेशन में, और एक्चुअली में डाटा जो हमारा कैप्चर होता है कितने प्रकार का होता है। एक नॉर्मल डेवलपर या एक यूजर की अगर थॉट प्रोसेस को देखेंगे तो उसे क्या लगता है कि जो एप्लीकेशन है उसमें जो यूजर इनपुट कर रहा है वो जाके स्टोर होता है, डाटा होता है। या आप ये बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कि कोई पेमेंट वगैरह हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, किसी ने किसको पैसा भेजा, फिर उसने किसी और को भेजा, या इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को हम केवल डाटा बोलते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, डाटा बहुत बड़ी चीज़ है। और जो छोटी कंपनी में काम कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप एंटरप्राइज ग्रेड के एप्लीकेशन में काम करते हो, आप एमएनसी कंपनी में जाओगे तो आपको एक मौका मिलता है कि जो बड़े एप्लीकेशन में आप काम करते हो उसमें डाटा जो कैप्चर होने के तरीके अलग अलग होते हैं। डाटाबेस वाला डाटा केवल बात नहीं हो रही है, पूरा डाटा की बात हो रही है। तो डाटा वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो कोई यूजर क्लिक करके पेज खोल रहा है, वेब पेज को, वो कोई पेज में जा रहा है, फिर बटन दबा रहा है, एक नए पेज में रिडायरेक्ट हो रहा है, ये डाटा भी कैप्चर होता है क्लाउड में। अगर मान लो रिपोर्ट देखा जाए कि कितने यूजर हमारे एप्लीकेशन में आए, और ये देखा जाए कि दिन के समय कितने यूजर आए, या ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं हम कि भाई मोबाइल से कितने लोगों ने वेबसाइट को ओपन किया, कितने लोगों ने डेस्कटॉप से ओपन किया। अब सोचो ये जो डाटा होता है, एनालिटिकल डाटा जो रहता है, ये जो नॉर्मल डेवलपर है जनरली जो डाटाबेस से खेलता है, उसको लगता है कि भाई साइन अप कर दिया यूजर ने, डाटाबेस में स्टोर हो गया, लॉग इन कर रहा है, डाटाबेस में चेक कर रहा है, जो भी कंप्यूटर में काम कर रहा है, इनवाइस वगैरह जनरेट हो रहा है, या कुछ एंट्री वगैरह कर रहा है, फॉर्म फिल कर रहा है डाटाबेस में। लेकिन डाटाबेस ओनली नहीं है, एप्लीकेशन में डाटा बहुत प्रकार के स्टोर होते हैं। एक जो एनालिटिकल डाटा मैं बोला, ये अलग कैप्चर होता है। अगर कोई एप्लीकेशन में कोई इवेंट हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन लॉग के फॉर्मेट में अलग डाटा, अलग स्टोरेज में स्टोर होती है, वो डिफरेंट है। तो ऐसे बहुत सारे डाटा के सोर्स चलते रहते हैं, मल्टीपल टाइप के। और मल्टीपल टाइप के डाटा स्टोरेज भी लिया जाता है क्लाउड में। तब जा करके हमारा जो है डाटा इंजीनियरिंग इसमें वर्क करता है। तो ये छोटा सा चीज मैं पहले बताया कि आपको आपके माइंड को एक्चुअली में ब्रॉड करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये फ्रंट एंड है, बैक एंड है, और ये डाटाबेस है, इसको एप्लीकेशन बोलते हैं, नहीं। आप अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, एक्चुअल एंटरप्राइज ग्रेड की जो सॉफ्टवेयर होती है वो इससे कई ज्यादा बड़ी होती है। तो थॉट प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि डाटा कितने प्रकार का हो सकता है, कैसे कैप्चर होता है, कितने प्रकार के सर्विसेज में कैप्चर हो सकता है। कोई एक जगह पर्टिकुलर नहीं होता, बहुत सारी सर्विसेज हो सकती है। और वो सर्विसेज को चूज करना भी आना चाहिए कि हमारा कौन सा डाटा कहाँ पर स्टोर हो। तो ये डाटा इंजीनियरिंग में हम इसको डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो ये मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर सोर्स बता रहे डाटा का, डाटा कहाँ से आ सकता है। जैसे कि मान लो कोई बैंकिंग का एप्लीकेशन है, तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन, तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो होते हैं, डेबिट क्रेडिट होते रहते हैं, अमाउंट वगैरह, तो सबसे बड़ा डाटा यही होता है। फिर इसके अलावा दूसरा डाटा क्या होता है कि अगर मोबाइल एप्लीकेशन से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, या आप एटीएम में जाके ट्रांजेक्शन कर रहे हो, या बैंक में जाकर कैश विड्रॉ कर रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हो, चेक के द्वारा डिपॉजिट कर रहे हो या विड्रॉ कर रहे हो, तो ये डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं। लेकिन ये ट्रांजेक्शन वाले, तो ये केवल ट्रांजेक्शन पता है, बट उस एप्लीकेशन में और भी होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय वगैरह की इंफॉर्मेशन, उनकी सैलरी वगैरह। बैंक का सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा होता है एंटरप्राइज ग्रेड पे। किसी भी एक बैंक का लिया जाए तो उसके डाटा सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के कैप्चर करने के लिए। ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन जैसे दिया, मोबाइल ऐप, अगर आप कोई भी मोबाइल ऐप को चला रहे हो तो उसके अंदर भी आपके जो डाटा है कैप्चर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। वेबसाइट, जैसे अभी मैंने बताया था कि वेबसाइट में अगर आप काम कर रहे हो तो ये भी कैप्चर होता है। अगर मान लो आपकी वेबसाइट में 100 पेज है, तो एनालिटिकल डाटा में मैं ये देखना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा कौन से पेज में यूजर आ रहा है, तो ये तक मुझे दिख जाएगा कि ये 4 पेज है जिसमें यूजर ज्यादा आता है, ये कुछ पेज है जिसमें यूजर महीने में एक आध दो यूजर जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाते। तो सोचो पेज किस कौन सा ज्यादा यूज हो रहा है, आपके वेबसाइट में किस प्रोडक्ट को ज्यादा देखा जा रहा है, तो आपके वेबसाइट को मोबाइल से कितने लोग देख रहे हैं। अच्छा, आपकी वेबसाइट को
इंडिया से कितने लोग देख रहे हैं, सिंगापुर से कितने लोग देख रहे हैं। ये इतने सारे डाटा आपके जो कैप्चर होते हैं। तो ये डाटा कैप्चर करना मतलब आप समझ रहे हैं, आपका एप्लीकेशन में लाखों लोग डेली काम कर रहे हैं और इस प्रकार की इंफॉर्मेशन भी कैप्चर हो रही है। तो आपका डाटा स्टोरेज बहुत बड़ा चाहिए, आपको डाटा की जो सर्विसेज है प्रॉपर आपको चूज करना पड़ेगा ताकि ये सब रियल टाइम में आपका स्टोर हो सके। फैक्ट्री सेंसर का मतलब ये होता है कि बहुत सारे जो फैक्ट्रीज होती है जहाँ पर जीपीएस लगा होता है, जहाँ पर रोबोटिक मशीन्स होती है और ये कंटिन्यू काम करती रहती है, तो ये भी डाटा ट्रांसफर करते हैं। जैसे किसी हॉस्पिटल में जैसे एक्सरे मशीन है, सोनोग्राफी मशीन है, उसमें जो काम चल रहा है, एमआरआई वगैरह कर रहे हो, तो ये भी डाटा आपका पूरा क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर में जाके कैप्चर हो रहा है। आप वहां से वापस से उसको देख सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो आपके डाटा जो होते हैं ना, सेंसर वगैरह से जो डाटा आते हैं, ये स्ट्रीमिंग के फॉर्म में आते हैं, लगातार आते हैं, कंटिन्यूअस आते हैं और ये डाटा बहुत ही हैवी होते हैं। इसको मेंटेन करने के लिए प्रॉपर सर्विस चाहिए। जबकि मोबाइल एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपके डाटा तभी आते हैं जनरली जब आप कोई क्लिक करते हो। आप कोई भी माउस से क्लिक कर रहे हो, किसी पेज में जा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, या आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के सबमिट का बटन दबा रहे हो, तो एक्शन पे ज्यादा डाटा आता है। आपका 90% एक्शन पे आता है। लेकिन फैक्ट्री सेंसर की बात अगर करें, सेंसर कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आपका लॉजिस्टिक का बिजनेस है, आपके पास 100 से ज्यादा ट्रकें चल रही है पूरे इंडिया में और आपका एक कंट्रोल सेंटर है। तो जितने भी ट्रक है ना, सब में आप क्या करोगे, जीपीएस लगा दोगे और वो डाटा कंटिन्यू आपके कंट्रोल सेंटर पे आता रहेगा, सर्वर में आता रहेगा। आप एक जगह बैठ करके देख सकते हो आपकी कौन सी व्हीकल किस लोकेशन में, किस दिशा में जा रही है। तो वो डाटा बहुत हैवी आएगा क्योंकि कंटिन्यू आता रहेगा सेंसर। तो ये इस प्रकार का एक फैक्ट्री सेंसर, फैक्ट्री वर्ड लिया है क्योंकि फैक्ट्रियों में ज्यादा होता है, मशीनें होती है, सेंसर होता है। फिर कस्टमर ऑर्डर तो सिंपल है कि आप कस्टमर जो अपने ऑर्डर देते हैं, जैसे अमेजन में आप कोई ऑर्डर करते हो, कोई परचेज करते हो, फिर तुरंत सेकंड आइटम भी आपने परचेज कर दिया, तो एक साथ लाखों कस्टमर जो है वो परचेज करते हैं, ऑर्डर्स करते रहते हैं। तो ये डाटा भी आपको क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, कैप्चर हो रहा है। फिर एआई सिस्टम जो है वो अपना काम कर रहा है, वो डाटा को कैप्चर करने में भी हेल्प कर रहा है और दूसरा उस कैप्चर किए हुए डाटा के ऊपर काम भी कर रहा है, जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, एनोमली डिटेक्शन हो गया, प्रिडक्शन हो गया। तो बहुत सारे एक्टिविटी भी करता है। तो ये सब डाटा सोर्स कहलाते हैं। अब इसमें देखते हैं कि बिजनेस वैल्यू कम्स द व्हेन डाटा बिकम्स, यानी कि अगर डाटा आ रहा है हमारे पास या इतना डाटा कैप्चर क्यों कर रहा है, जितना मैं अभी बताया, एक क्वेश्चन आएगा कि भाई हमें इतने सारे डाटा की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। तो इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि इसमें हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे कि इनसाइट से तो आप डाटा को एनालिटिक्स करके उसमें से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, डाटा का फ्लो देख सकते हैं, डाटा का ट्रैफिक कहाँ ज्यादा आ रहा है, किस जगह से डाटा को ज्यादा मतलब एप्लीकेशन को कहाँ से ज्यादा यूज कर रहे हैं। ये सारा चीज भी हमको मॉनिटरिंग होती है, तो बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक वेबसाइट बनाया केवल, लेकिन मेरी वेबसाइट को 80% लोग मोबाइल से ओपन कर रहे हैं और 20% डेस्कटॉप से ओपन कर रहे हैं, लैपटॉप से ओपन कर रहे हैं। तो मुझे जब ये पता चलेगा कि 80% केवल मोबाइल से चलाने वाले कस्टमर है, तो मैं वेब एप्लीकेशन के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन तुरंत बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि मेरे ज्यादा कस्टमर मोबाइल में काम करने वाले। तो ये तब हुआ जब मेरे पास वो डाटा आया। तो ये सारा चीज हम देख सकते हैं। प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास डाटा जब स्टोर होता है, 1 साल का डाटा, 2 साल का, 3 साल का, तो एआई क्या करता है कि वो पुराने डाटा को देखता है, पिछले 3 साल को डाटा को देखता है और उसके बाद बता देता है कि अगले साल का डाटा क्या होगा। प्रिडिक्शन मतलब वो एक प्रकार से भविष्यवाणी बताता है, यानी कि आगे का जो टर्नओवर है, आगे का जो हमारा क्या आउटपुट रहेगा, ये तुरंत बता देता है। लेकिन उसके लिए पिछला डाटा उसको चाहिए, 2 साल का, 3 साल का। अब जितना ज्यादा डाटा दोगे उसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी रहेगी। अगर आपको 10 साल का डाटा दोगे, फिर पूछोगे कि अगले साल मेरा सेल्स कितना होगा, कितना प्रॉफिट होगा, तो वो थोड़ा सा एक्यूरेट बताएगा। आप जस्ट 1 साल का डाटा दोगे पिछले, तो शायद वो एक्यूरेसी थोड़ा कम होगी, राइट। और अलर्ट अलर्ट का मतलब ये है कि जैसे कि आपके पास डाटा कलेक्ट हो रहा है, तो उसमें दो प्रकार का अलर्ट होता है। एक अलर्ट होता है आपका फ्रॉड डिटेक्शन और एक अलर्ट होता है आपका एनोमली डिटेक्शन। एनोमली और फ्रॉड, ये दो वर्ड है, इसको समझना जरूरी है। फ्रॉड का मतलब ये होता है कि कोई फ्रॉड हो गया, यानी कि किसी ने कुछ गलत काम कर दिया और वो कंफर्म है कि गलत कर दिया। जैसे एग्जांपल के लिए आपका क्रेडिट कार्ड है, तुम्हारे पास से
घूम गया, और अचानक तुम देख रहे हो कि उसका एक यूज किया 9 बजे जैसे इंडिया से, और दूसरा यूज किया कहीं और से, मतलब एकदम दूसरे कंट्री से कर दिया, और जस्ट 15 मिनट में कर दिया, 10 मिनट में कर दिया। तो ये तो सीधा फ्रॉड हो गया। ऐसे और दूसरे फ्रॉड क्या हो सकते हैं, किसी ने कुछ पैसा निकाल लिया, और जबकि उसका जो ट्रांजेक्शन है डेबिट क्रेडिट बैलेंस में दिख रहा है कि नहीं, इसमें से 10,000 रुपया कम है, ये कहीं गायब हो गए, इसका मतलब फ्रॉड हो गया। तो ये फ्रॉड है जो हो चुका रहता है। एनोमली का मतलब होता है कि कुछ ऐसा डाउट होता है कि ये फ्रॉड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसको एनोमली डिटेक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, कि तुम्हारा लैपटॉप खराब होता है और तुम रिपेयर कराते हो, 500 रुपये में रिपेयर हो जाता है, और भी लोगों का खराब होता है तो वो किसी का 500 में होता है, किसी का 600 में होता है, किसी का 400 में होता है, और ऐसे कम से कम 100 बार रिपेयरिंग हो चुका है। लेकिन अचानक किसी का खराब हुआ, रिपेयर किया, और उसको 3,000 रुपये लग गए, तो वो 3,000 जो हो रहे हैं ना, वो पैटर्न में मैच नहीं है। पैटर्न में क्या दिखाई दे रहा था, 500, 600, 400, 450, और अचानक 3,000 का। तो उसको तुरंत डिटेक्ट करके हाईलाइट कर देगा, अलर्ट कर देगा कि कुछ जो है गलत हो गया है, ये 3,000 का फिगर मैच नहीं कर रहा है पिछले हिस्ट्री से। तो आपको अलर्ट जब आएगा तो आप फिर देखोगे कि 3,000 का क्या गलती से हो गया है, जानबूझ के किया गया है, कि जेन्युइन है। भाई कोई ऐसा रिपेयरिंग हुआ कि जिसमें पार्ट बदलना पड़ गया और 3,000 का बिल बन गया, तो आप उसको ओके कर दोगे, लेकिन अलर्ट आपको मिलेगा इस प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन दिखाई देगा। तो इसको अनामली बोलते हैं। तो अनामली क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, ये मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर समझा दिया। फिर इसके बाद देखते हैं हम डिसीजन। डिसीजन लेने का मतलब ये होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए आप लोन लेने जाते हो, किसी बैंक में अप्लाई करते हैं कि मुझे लोन चाहिए, तो सबसे पहले वो आपका पैन नंबर मांगेगा, और पैन नंबर से वो क्या करेगा, आपका सिविल रिपोर्ट चेक करेगा, सिविल, है ना। तो सिविल रिपोर्ट में पूरा आ जाएगा कि आपने किस किस बैंक से लोन लिया था तो उसको समय पे पटाया कि नहीं पटाया, आपने लोन बंद कर दिया कि अभी भी लोन चल रहा है। कहीं से भी आप पूरे वर्ल्ड से, इंडिया से कहीं से भी आप लोन लोगे तो आपके पैन कार्ड में चढ़ जाता है और सिविल रिपोर्ट में दिख जाता है। तो डिसीजन का मतलब ये है कि जब ये डाटा सिविल रिपोर्ट का पड़ा हुआ है आपकी पूरी जिंदगी का, 15 साल का, 20 साल का, 40 साल का, और आपको लोन देने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो तुरंत बता देगा कि भाई इसको लोन मत दो, वो डिसीजन ले लेगा, क्योंकि इसने 3 4 लोन लिया है, हर जगह फ्रॉड कर दिया है, यानी कि लोन पटाया नहीं है उसका, या पटा रहा है तो बहुत लेट पटा रहा है, 3 3 महीना नहीं देता है ईएमआई वगैरह, तो वो डिसीजन दे देगा सीधा कि इसको लोन नहीं देना है। तो ये डिसीजन किसके बेस पे हुआ, डाटा के बेस पे हुआ। और डाटा के बेस पे इनोवेशन भी होता है। तो जब भी कोई इनोवेशन होता है ना, तो उसमें बहुत सारे आर&डी होते हैं, पीओसी होते हैं, और वो सालों साल चलते हैं। तो आपका जो डाटा रहता है ना, जिसमें आप मेहनत करके आर&डी कर रहे हो, बहुत काम का रहता है। और जब कोई नया साइंटिस्ट आता है या नया कोई इंजीनियर आ रहा है जो नया कुछ करने जा रहा है, तो वो पिछले डाटा को चेक करता है और अपना नया भी करता है। तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डाटा इतना इंपॉर्टेंट होता है, मैं इस बात से बता सकता हूँ कि जो कंपनियां होती हैं जिनके पास डाटा आ जाता है, वो डाटा को बेच करके कई अरबों रुपए कमा लेती है तुरंत। अब जैसे मान लो तुम्हारा डाटा जो है किसके पास है, ट्विटर के पास है, तुम्हारा सभी लोगों का डाटा जैसे मान लो कि लिंक्डइन में, या आप बोलोगे फेसबुक में। तो फेसबुक की कंपनी क्या करती है, व्हाट्सएप की कंपनी क्या करती है, फेसबुक को बोलती है कि भाई मेरे पास डाटा लोगे तो मेरे को इतना अरब रुपए दे दो, और 10 अरब हो गया, 1,000 अरब हो गया, वो पैसा उससे लेकर के डाटा उसको बेच देती है, और फिर वो उसको अपना बिजनेस के लिए यूज करते हैं। आपका डाटा कंपनी बेच देती है इलीगल तरीके से, और अमेरिका वाले तो बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, बैंक वाले भी बेचते हैं। एक नया सिम अगर मैंने खरीद लिया, किसी को नहीं दिया, केवल मैं बैंक में जाके अकाउंट खोला और वो नंबर मैंने वहां पर रजिस्टर्ड कर दिया ताकि मेरा ट्रांजेक्शन होगा तो ओटीपी आना चाहिए, दूसरे तीसरे दिन से सीधा लोन का फोन आता है, और बैंक का मैनेजर पूरा डाटा निकाल के बेचता है, और 1,000 रुपया, 1,000 नहीं मतलब 15,000, 50,000 जो भी ले लेता है उसको रिश्वत, तुरंत बैंक से डाटा जाता है 3 दिन में, आपका अकाउंट खुला। तो ये जो चीज डाटा बहुत वैल्यू है, डाटा बिकता है, कीमत होती है डाटा की। और डाटा के बेस पे आपका इनोवेशन होता है, डाटा के बेस पे आप प्रोडक्शन कर सकते हो। एआई डाटा पे चल रहा है, एआई का जो वर्किंग प्रोसेस है ना, ओनली फॉर डाटा। इतना ज्यादा डाटा डाल दिया गया सर्वर पे, और एआई का सिस्टम उसी डाटा में से आपको आउटपुट देता है निकाल के, लेकिन बहुत ही फास्ट देता है, और डिसीजन भी लेता है तो उन डाटा के बेस पे देता है। तो डाटा इंजीनियर क्या होता है, पहले तो इसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम देख लेता है। अब एंटरप्राइज गोल क्या है, जैसे एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या एज ए एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, आप क्या देखोगे कि डाटा इंजीनियर में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला तो रियल टाइम होना चाहिए। कई ऐसी चीजें होती है जो
तुरंत काम करती है। जैसे कि सेंसर वाला डाटा है, तो सेंसर वाला डाटा रियल टाइम होना चाहिए। अगर उसने सेंस किया कि कुछ गलत हुआ है, तो तुरंत ही उसको रोकना है, तुरंत अलर्ट भेजना है। अगर अभी गलत हुआ है सुबह 9 बजे और वो शाम को 5 बजे मैसेज भेजेगा, तो कोई काम का है? कोई काम का नहीं। तो तुरंत रियल टाइम डाटा कहीं से कहीं जगह होना चाहिए, है ना। फिर एनालिटिक्स रेडी होना चाहिए। यानी आपका जो डाटा है ना, रॉ नहीं होना चाहिए। देखो, दो चीज होता है, डाटा कहीं से भी आ रहा है और स्टोर बस हो रहा है, वो उसको बोलते हैं रॉ डाटा। लेकिन जब डाटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि इसको क्लीन किया जाता है। तो रॉ डाटा को जब ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको क्लीन अप करते, उसके बाद स्टोर करते, तो वो जो डाटा है उससे आप एनालिटिक्स भी कर सकते हैं, आप उस पर रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। तो डाटा इंजीनियर का काम होता है कि रॉ डाटा को क्लीन करके, ट्रांसफॉर्म करके, उसका जो है इतना प्योर डाटा बना करके स्टोर करता है। तो ये काम उसका रहता है क्लीन अप करने का, ताकि आप जो एआई का सिस्टम है उसमें अप्लाई कर सकते हो, या आप कुछ और चीज उसमें चला सकते हो। तो ये तभी हो पाएगा जब आप उसको क्लीन करते हैं। अगर क्लीन नहीं करोगे, एआई भी उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। फिर इसके बाद है कि ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड का मतलब होता है कि डाटा अगर ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है, या डाटा आपका स्टोर हो रहा है, या डाटा एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज में मूव हो रहा है, वो ऑटोमेट होना चाहिए। यानी हमको बार बार करना नहीं है। और ऑटोमेट में दो प्रकार का ऑटोमेशन होता है। एक होता है स्ट्रीमिंग, यानी कि रियल टाइम, कि यहाँ कोई डाटा आया ए पॉइंट पे, तुरंत बी पॉइंट पे वो चला गया। और एक होता है टाइम बेस्ड, जैसे मान लो कि सैलरी प्रोसेस जो होती है रात को हो रही है, आपने 10 बजे का शेड्यूलर लगा के रखा है, तो जब महीने का आखिरी दिन होगा या जो डेट होगा सैलरी का, उसके एक दिन पहले रात को आपका सैलरी बनेगा, और सैलरी बन करके पूरा रेडी हो जाएगा, और वो रिपोर्ट फिर बैंक में जाएगी, तो आपकी सैलरी होती है। लेकिन वो महीने में एक बार वो प्रोसेस करता है। कई ऐसे प्रोसेस है जो दिन में एक बार चलते हैं। रिपोर्टिंग वाली सर्विसेज है, रोज रोज रात को एक बार चलेगी, ताकि दूसरे दिन एक नया रिपोर्ट सबको दिखाई देगा। तो ये, लेकिन ये सब चीज ऑटोमेट का मतलब है कि इसको ऑटोमेट करना है, इसको आपको मैनुअल नहीं करना है। तो पहला डाटा में ऑटोमेशन होना चाहिए। स्केलेबल का मतलब है कि डाटा अगर आपका स्टोर हो रहा है, कैप्चर हो रहा है किसी भी सर्विस में, और डाटा बहुत ज्यादा आने लग गया, आप जो सोचे थे उससे भी 10 गुना ज्यादा आ गया, तो वो स्केलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका स्टोरेज भर गया, अभी वो सॉफ्टवेयर आपका चिंता कर रहा है कि अब मैं कहाँ पर रखूँ, यहाँ से स्टोरेज भर गया। स्केलेबल का मतलब है कि डाटा जैसे बढ़ता जाएगा, आपका स्टोरेज डिवाइस भी अपने आप बढ़ता चला जाएगा। भले उसका बिल भी बढ़ेगा, लेकिन वो कभी फेल नहीं होगा। आपने अभी मान लो कि कोई स्टोरेज लिया है 100 MB का, और डाटा जब आकर के 90 MB फुल हो गया, तो 100 का अपने आप क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा या 150 हो जाएगा। तो जैसा हम वहां पर पॉलिसी और रूल लगाएंगे, उसके हिसाब से वो स्केल होते चले जाएगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिक्योर। डाटा आपका सिक्योर होना चाहिए, और सिक्योर करने के लिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है एन्क्रिप्शन। तो आपका डाटा अगर एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में अगर ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह, और एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होके भी रहेगा, तो आपका डाटा बहुत ही सिक्योर है। उसको जल्दी से कोई दूसरा व्यक्ति डाटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ना ही उसको चुरा सकता है। तो सिक्योरिटी उसकी होनी चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है एआई रेडी। एआई रेडी का मतलब होता है कि जो एआई का सिस्टम जब हम बनाते हैं, तो हमें डाटा बहुत ही वेल फॉर्मेट चाहिए, एआई कंपेटेबल चाहिए। आप वो रॉ डाटा अगर उसको दे दोगे, तो एआई उसमें गलत काम करेगा, गलत आउटपुट देगा, या देगा ही नहीं, समझ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए एआई रेडी करने के लिए डाटा को क्या करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, क्लीन अप करना पड़ता है। और ये काम डाटा इंजीनियर का होता है। जब एआई का कोई प्रोडक्ट बनाओगे, तो आपको एआई इंजीनियर भी हायर करना पड़ता है, आपको डाटा इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट भी हायर करना पड़ता है। क्योंकि एआई इंजीनियर जो है एआई को इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन जो डाटा इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट है, वो क्या करेगा, जो भी आपके बड़े एप्लीकेशन के जितने डाटा है, उसको वो ट्रांसफॉर्म करेगा, क्लीन अप करेगा। और डाटाबेस के लिए, डाटा के लिए जो भी आप सर्विस लेते हो Azure में, उसमें वो स्टोर करेगा उस फॉर्मेट में। तो ये चीज आपका इसमें गोल होना चाहिए एक, जब भी कोई एप्लीकेशन डिजाइन करते हो उस समय। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कोई बैंक है, उसमें अगर मान लो डेली 10 लाख ट्रांजेक्शन हो रहा है, चाहे क्रेडिट कार्ड से चाहे डेबिट कार्ड से 10 लाख डेली हो रहा है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ये डाटा जो है 10 लाख का जो हो रहा है, ये तो डाटाबेस में जा रहा है, राइट, ये तो कंफर्म है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अलावा जो डाटा स्टोर हो रहा है, जैसे कि विच सिटी हैज हाईएस्ट स्पेंडिंग, यानी किस शहर में सबसे ज्यादा कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है, या
कौन से एटीएम जो है ज्यादा फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, या फिर बोल रहा है कि जो कौन सा ट्रांजेक्शन है जो जिसके ऊपर शक हो रहा है, जो माइट बी फ्रॉड हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको डाटा इनमें मिलना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एप्लीकेशन को इस प्रकार से डिजाइन करते हैं, इससे क्या होता है, फायदा होता है। अगर हमको पता चलेगा कि कोई सिटी में बहुत ज्यादा कार्ड यूज कर रहे हैं, तो फिर बैंक क्या करेगी, उस सिटी में एटीएम को और ज्यादा बढ़ाएगी, क्वांटिटी बढ़ा देगी, क्योंकि ट्रैफिक आ रहा है, उसको भी दिख रहे हैं कस्टमर मेरे बहुत है। हो सकता है कहीं पर ट्रांजेक्शन नॉर्मल है, तो वहां जितना एटीएम है उसको छोड़ देगी, बाद में प्लान करेगी। तो ये सब चीजें डाटा के ऊपर डिसीजन लिया जाता है, बड़े बड़े डिसीजन होते हैं लाखों करोड़ों रुपए के डाटा के ऊपर। तो इसका जो प्लेटफॉर्म्स आर्किटेक्चर होता है वो कैसा होता है कि आपका पहले तो सोर्स, यानी कि जहां से आपका डाटा आ रहा है, वो सोर्स कहलाता है। फिर डाटा इंजेक्शन का मतलब होता है कि डाटा को आ, आपको क्या करना पड़ता है, इंजेक्ट करना है, यानी कि आपको कैप्चर करना है, या आप उसको स्टोर करने के लिए आप लेके आ रहे हो। और स्टोरेज में जब आपका आता है तो ये पहले रहता है रॉ डाटा के बाद आप इसको करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि आपका जो रॉ डाटा है उसको आप प्योर डाटा में कन्वर्ट करते हो, आप उसको क्लीन कर देते हो। तो क्लीन करके, ट्यून करके आप उस डाटा को फिर रखते हो, और वो जो डाटा है उससे आप क्या करते हो, एनालिटिक्स करते हो। आप एनालिटिक्स भी कर सकते हो, उसका रिपोर्ट वगैरह भी जनरेट कर सकते हो, और या फिर उस डाटा को बड़े आसानी से डैशबोर्ड में रिपोर्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और एआई वगैरह जो है उस डाटा के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकता है। यानी कि जो रॉ डाटा होता है ना, यहाँ से जो रॉ डाटा रहा है, ये आप एआई को नहीं दे सकते हो, क्योंकि एआई इसमें काम नहीं करेगा, रिजल्ट नहीं देगा। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना जरूरी है, और ट्रांसफॉर्मेशन डाटा इंजीनियर करते हैं। बट आप अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए सिस्टम क्या होता है। भले आप डाटा इंजीनियर को हायर करोगे ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, और आप चाहे तो इंटरेस्टेड हो तो डाटा इंजीनियर को भी सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल दिया है कि एटीएम में क्या होता है कि पूरे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बार बार कार्ड डाल रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, कोई बैलेंस देख रहा है, और ये डाटा प्लेटफॉर्म पे ये डाटा आता है, कंटिन्यू आते रहता है, हर एटीएम से एक जगह आता है। और डाटा प्लेटफॉर्म में जब ये ट्रांसफॉर्म होकर के स्टोर होता है, तो यहाँ से आप क्या करते हो, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। और जब ये रिपोर्ट हो रहा है मतलब ये प्योर डाटा हो गया, तो आप उसमें से फ्रॉड डिटेक्शन भी कर सकते हो। अगर किसी प्रकार का कोई फ्रॉड हुआ है, किसी ने एटीएम से एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिया, चोरी कर लिया, आपको यही डाटा से ही पता चल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि वहां कोई फोन करके बताएगा यहाँ चोरी हो गया, ऊपर से पता चल जाएगा तुरंत कि यहाँ से कुछ पैसा एक्स्ट्रा निकाल लिया गया। तो आपको मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा अलर्ट हर जगह पहुंच जाता है, 5 मिनट के अंदर, कि किसी एटीएम से पैसा निकाला गया। तो ये सब चीजें डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर कुछ सर्विसेज को देखते हैं कि एजोर की जो सर्विसेज होती है, मोस्ट पॉपुलर ये 3 सर्विसेज है जो यहाँ पर दिया हुआ है। एजोर डाटा फैक्ट्री, इसको शॉर्ट में एडीएफ बोलते हैं। और उसके बाद होता है एजोर सिनैप्स एनालिटिक्स, ये भी बहुत पॉपुलर है। और एक होता है एजोर डाटाबेस। तो तीन जो है ज्यादा सुनने को मिलेंगे, इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो मैं सारा चीज बताऊंगा एक के बाद एक। सबसे पहले हम देखते हैं एडीएफ, एजोर डाटा फैक्ट्री। तो एजोर डाटा फैक्ट्री जो हमारा आता है, इससे भी जो लोएस्ट कॉस्ट का एक होता है उसको बोलते हैं कॉस्मोडीबी। एजोर में कॉस्मोडीबी एक और आता है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, बट ये कॉस्मोडीबी से बहुत ही एडवांस होता है। तो एजोर डाटा फैक्ट्री का जो वर्क होता है, एग्जैक्ट क्या होता है, तो इसका होता है कि ये ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। ऑर्केस्ट्रेशन जब भी बात आएगी तो आप समझ जाना कि कोई एक सर्विस है जो मल्टीपल सर्विस से जुड़ी हुई है, या आपका एक डाटा स्टोरेज का पॉइंट है जहां पर मल्टीपल अलग अलग जगह से डाटा आकर के स्टोर हो रहा है। तो इस प्रकार का जब कुछ चीज बनती है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। ये एक सिंगल कोई सर्विस है या कोई पॉइंट है, वो मल्टीपल सर्विस या मल्टीपल पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है, और सबको कंट्रोल करता है, उससे डाटा वगैरह ले सकता है, उसको डाटा भेज भी सकता है। तो इसको ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं। तो एडीएफ जो होता है ये ऑर्केस्ट्रेशन होता है। जैसे आपके एप्लीकेशन में डाटा का सोर्स मैंने बताया अभी, एक सोर्स है आपका एनालिटिक्स। तो अगर फ्रंट एंड डेवलपर है तो उनको पता होगा कि एनालिटिक्स के लिए हम क्या करते थे। जैसे कि न्यू रेलिक है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, और सॉफ्टवेयर मतलब छोटे छोटे लाइब्रेरी होती है। तो जैसे कि आप रिएक्ट में एप्लीकेशन बना रहे हो, एंगुलर में बना रहे हो, नेक्स्ट जेएस में बना रहे हो, या आप पहले जो होता था डॉट नेट के एमवीसी के एप्लीकेशन बनते थे,
तो उसमें क्या करते हैं कि हम जो यूआई का पेज होता है ना, उसमें एक जेएस वाला कोड डाल देते हैं। छोटा सा कोड होता है, 2 लाइन का, 3 लाइन का। और जेएस की लाइब्रेरी जो रहती है ना, वो सेट रहती है। तो वो क्या करते हैं कि आप पेज वगैरह क्लिक करके आगे पीछे जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप जस्ट पेज को रिलोड कर रहे हो मोबाइल में। कोई व्यक्ति उसको डेस्कटॉप पे जस्ट हिट करके होम पेज को ओपन कर रहा है, अबाउट अस में क्लिक कर रहा है, ये डाटा कैप्चर हो रहा है। क्योंकि अभी डाटाबेस की बात ही नहीं रही। डाटाबेस तो तभी आएगा जब आप लॉग इन करोगे या कोई सबमिट वगैरह करोगे फॉर्म वगैरह, तो अभी डाटाबेस में जाएगा। लेकिन आप जब क्लिक करके देख रहे हो ना, आगे पीछे जा रहे हो, ये डाटा भी आपका जाके कैप्चर हो रहा है। तो इसके लिए भी एक सर्विस होती है। तो ये एक सोर्स होता है। फिर दूसरा सोर्स तो डाटाबेस हो गया कि आप जब कोई फॉर्म वगैरह सबमिट करो तो डाटाबेस में जा रहा है। तीसरा सोर्स हो गया लॉग। जो सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी एक्सेप्शन आता है, एरर आता है, तो अपने आप जाकर के वो स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है आज की डेट में? ब्लॉब स्टोरेज में। तो ब्लॉब स्टोरेज में उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है। दूसरा डाटा कहाँ स्टोर होता है? एजोर टेबल में स्टोर होता है। तो ऐसे बहुत सारे डाटा के सोर्स होते हैं। लेकिन ये जो एजोर डाटा फैक्ट्री में यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें सारे डाटा आके कलेक्ट होते हैं। सभी प्रकार का डाटा आ करके यहाँ पर स्टोर होता है। इसीलिए इसके ऊपर रिपोर्टिंग की जाती है। इसको एआई से जोड़ा जाता है और यहाँ से एनालिटिक्स किया जाता है ना। तो ये सारा चीज जो होता है एजोर डाटा फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। तो एजोर डाटा फैक्ट्री अब समझ में आ गया कि एजोर में बहुत सारी सर्विसेज है। डाटा कहीं से भी आ रहा है, लेकिन वो डाटा एक जगह आके स्टोर होगा। और इसके लिए ये सर्विस बहुत ही पॉपुलर है, एजोर डाटा फैक्ट्री। क्योंकि ये ऑर्केस्ट्रेशन है, सब जगह से आकर के यहाँ आता है। ठीक है। डाटा मूवमेंट का मतलब होता है कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। तो जैसे कि मल्टीपल सर्विस से जो डाटा आ रहा है, ये एजोर डाटा फैक्ट्री पे आ रहा है, यानी इसमें मूव होता है कंटिन्यू। ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ था, डाटाबेस से कनेक्ट रहता है, फाइल्स, एजोर फाइल्स मैंने बताया ना, उससे भी कनेक्ट रहता है। एपीआई से भी इसमें डाटा आते रहता है। क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी क्लाउड के जितने और भी सर्विसेज है, सब जगह से डाटा आता है। ऑन प्रीमाइज सर्वर से भी डाटा आता है। तो एजोर डाटा फैक्ट्री जो है पूरा डाटा को अलग अलग जगह से कलेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ से आपको हर प्रकार का डाटा मिलेगा, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होता है। तो आपको अगर कोई एप्लीकेशन बनाना है, तो आपको एजोर डाटा फैक्ट्री तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा। अगर आपको एनालिटिक्स करना है, रिपोर्ट जनरेट करना है, आपको देखना है कि आपके कस्टमर जो है किस डिवाइस को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, किस कंट्री के कस्टमर ज़्यादा आपके एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जो भी यूज़ करना चाहते हो सब एजोर डाटा फैक्ट्री में स्टोर कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है एग्जैक्ट, कि जो सोर्स होता है, पाइपलाइन का मतलब होता है कि रास्ता जहां से आपका डाटा ट्रांसफर हो के आता है। तो सोर्स है, सोर्स में से पाइपलाइन के जरिए आपका डाटा अंदर आता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मैंने बताया कि डाटा को क्लीन करना, क्लीन करना, ट्यून करना, उसको रीडेबल फॉर्मेट में प्रॉपर लेके आना। तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका टारगेट, टारगेट क्या है? एडीएफ है, जो डाटा फैक्ट्री हमारा टारगेट है। तो सोर्स से डाटा यहाँ तक आया पाइपलाइन के द्वारा, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यानी कि क्लीन हो गया। तो ये इसके कंपोनेंट्स, जैसे पाइपलाइन एक कंपोनेंट्स हो गया। लिंक्ड सर्विस, यानी कि एजोर डाटा फैक्ट्री को लिंक करना पड़ता है कि भाई कहाँ कहाँ से डाटा आएगा, तो वो एक्सेप्ट करेगा। डाटा सेट, डाटा सेट के फॉर्मेट में आते हैं, यानी कि एक छोटे छोटे ग्रुप रहता है। डाटा सेट मतलब डाटा का छोटा छोटा ग्रुप रहता है जो ट्रांसफर होके आते रहता है। फिर एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है, ट्रिगर करता है। ट्रिगर मतलब अगर उसमें कोई डाटा आ रहा है तो हो सकता है कोई नोटिफिकेशन ट्रिगर करेगा। तो इस प्रकार के ट्रिगर, ट्रिगर्स मतलब किसी एक्शन को करना ना, तो उसको ट्रिगर बोलते हैं। ऑटोमेटिकली होता है ये चीज। तो इसमें एक यूज केस दिया हुआ है कि बैंक कलेक्ट डाटा फ्रॉम, अगर बैंक में डाटा जो आता है एक तो एटीएम से आता है। क्रेडिट कार्ड से अगर मान लो आप ट्रांसफर वगैरह कर रहे हो, पैसा वगैरह पेमेंट वगैरह कर रहे हो, तो वहां से भी डाटा आएगा। मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल में आप जो जैसे एसबीआई का यूनो है, और भी बैंक है उसके भी मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं, उसमें से भी डाटा आएगा। लोन सिस्टम, बैंक वगैरह में जो कंप्यूटर लेके बैठे रहते हैं, लोन वगैरह जो पास करते हैं, तो वो भी कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, तो वहां से भी डाटा आपका पहुंच रहा है। और एवरी नाइट डाटा का मतलब होता है कि जैसे कि रोज रात को कोई एक शेड्यूलर लगा हुआ है जो चलता है और आपकी रिपोर्ट जनरेट करता है डेली। आप जैसे रात के 12 बजे, 10 बजे, कोई भी एक टाइम सेट करोगे, डेली आपका चलेगा। ऐसे ही मंथली वाला क्या रहता है? सैलरी का, सैलरी जनरेट जो होता है ना, ऑटोमेटिक होता है, पेरोल सिस्टम होता है। तो पेरोल सिस्टम नाइट में काम करता है, तो महीने भर का पूरा अटेंडेंस देखेगा कि भाई ये एम्प्लॉई है, लीव लिया था क्या, छुट्टी लिया था क्या, किया था। तो वो सबके हिसाब से क्या रूल्स जो होते हैं, कंपनी के पॉलिसी होती है, वो फिर
सैलरी जनरेट करता है। तो ये डाटा के मतलब डाटा के सोर्स यहाँ से आ सकते हैं एक जगह पे, है ना। एजोर डाटा फैक्ट्री की हम बात करेंगे। और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, लाइक ए डिलीवरी ट्रक मूविंग पार्सल फ्रॉम मल्टीपल वेयर हाउस टू वन सेंट्रल ऑफिस। जैसे मैंने बताया था, लॉजिस्टिक का मेरा काम है और मेरे पास बहुत सारे ट्रक्स है, और वो ट्रक्स पूरे इंडिया में घूम रहे हैं अलग अलग जगह, और मेरा एक सेंट्रल ऑफिस है। और सेंट्रल ऑफिस में बैठ के मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी ट्रक अभी उसका लोकेशन क्या है, किस जगह पे है, किस तरफ जा रही है। तो इसके लिए वो डाटा जो आएगा, कंटिन्यू जीपीएस के थ्रू आएगा, सेंसर के थ्रू आएगा, तो इसको कहीं कैप्चर करना पड़ेगा। तो एजोर डाटा फैक्ट्री या इससे भी जो बड़ी सर्विसेज होती है, इसको यूज करते हैं। आप डाटाबेस में स्टोर नहीं करते इस प्रकार के डाटा को, तो इसके लिए हमें सर्विस लेनी पड़ती है। एडीएफ का पाइपलाइन का फ्लो क्या है यहाँ पर। जैसे मान लो आपका सिक्वल सर्वर है, इसको डाटाबेस बोल रहा हूँ, है ना। तो डाटाबेस है, और एक आपका सीएसवी फाइल है, यानी कि जैसे एक्सेल फाइल होती है, वो एक्सेल का एक फॉर्मेट होता है सीएसवी, जो कि उससे लाइट वेट होता है, फाइल थोड़ी बहुत छोटी बनती है। और उसके बाद होता है रेस्ट एपीआई। यानी तीन प्रकार के सोर्स है जहां से आपको डाटा मिलेगा। और ये डाटा कहाँ जाएगा, डाटा फैक्ट्री में जाएगा। डाटा फैक्ट्री मतलब एडीएफ, एजोर डाटा फैक्ट्री की बात हो रही है। एजोर डाटा फैक्ट्री के पीछे भी डाटा लेक लगा हुआ है, ये एक और सर्विस है। तो जब एजोर डाटा फैक्ट्री जो होता है ना, वो अगर नहीं संभाल पा रहा, डाटा इतना ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा आ गया, तो फिर हम एक और सर्विस लगाते हैं, डाटा लेक, जो उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। और वो डाटा को फिर अपने पास कैप्चर करता है, और उसमें से भी हम रिपोर्ट वगैरह जनरेट करते हैं, या एआई वगैरह के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसको यूज करते हैं। तो डाटा फैक्ट्री में जनरली शेड्यूलर चलते हैं, रिपोर्टिंग एनालिटिक्स, दो काम सबसे ज्यादा होता है। तो जैसे कि यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 11 PM, यानी कि डेली बेस पे 11 PM पे क्या होगा, उसमें वर्क होगा, उसमें डाटा को फिल्टर किया जाएगा, रीड किया जाएगा, और उसके हिसाब से एक नया डाटा जनरेट करेंगे। तो ये शेड्यूलर की जस्ट बात करें, जो ऑटोमेटिक रहेगा। अगर डेली बेस पे लगा दिए तो डेली रात को 11 बजे ये चलता रहेगा। अब ये सेकंड सर्विस आ गई, एजोर सिनैप्स एनालिटिक्स। तो एजोर सिनैप्स एनालिटिक्स जो है, ये भी काफी पावरफुल होता है, एजोर डाटा फैक्ट्री से भी अच्छा चीज है। तो जहां पर हमको एनालिटिक्स बहुत डेप्थ में करना है, या हमें एआई का कोई स्पेसिफिक यूज करना है, तो हमें फिर ये सर्विस लेनी पड़ती है, एजोर सिनैप्स एनालिटिक्स। अच्छा, ये सारी सर्विस थोड़ी महंगी सर्विस है, तो इसीलिए छोटी कंपनी और छोटे सॉफ्टवेयर में इसको यूज करने का सलाह भी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट नहीं देते। बट लेकिन आपकी बड़ी कंपनी है, आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है, वो काफी बड़ा है, बजट बहुत अच्छा है, और एक्चुअल में डेवलपमेंट करना है, तो फिर हमें ये लगाना पड़ेगा सर्विस। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जैसे डाटा इंटीग्रेशन, तो डाटा इंटीग्रेशन के लिए भी आप सिनैप्स यूज कर सकते हो, डाटा वेयर हाउस के लिए भी कर सकते हो। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना गोदाम, आप गोदाम में जाके बहुत सारा चीज भर देते हो, और जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप वहां से वो चीज को निकालते हो। तो ऐसा सिनैप्स इतना बड़ा सर्विस है कि आप उसमें बहुत सारा डाटा ला के डंप करते हो। इंडिया का पूरा डाटा ला के डाल रहे हो, सिंगापुर का डाटा ला के डाल रहे हो, यूएस का डाटा वहां लेके आ रहे हो। आपको जब जरूरत पड़ेगी वो डाटा आपको बहुत हाई स्पीड से देगा, रिस्पॉन्स करके। फिर आपका सिक्वल एनालिटिक्स, तो सिक्वल में भी जो डाटा जा रहा है वो भी आपका इससे जुड़ा रहता है सिनैप्स से। तो एनालिटिक्स के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि आप उतना बड़े डाटा का रिपोर्टिंग सिक्वल सर्वर पे डालोगे, आपका एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो इसके लिए हम बैकएंड में ये सब सर्विसेज यूज करते हैं। सिक्वल डाटाबेस में डाटा आएगा, तुरंत इसमें भी चला जाएगा। ये सब ऑटोमेटिक है, मैनुअल कुछ नहीं करना है। मशीन लर्निंग, तो जैसे मैं एआई के टॉपिक में बताया था ना कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हमें बहुत सारे डाटा चाहिए होते हैं, ट्रेन डाटा चाहिए होता है, अनट्रेन डाटा चाहिए होता है। तो ये मशीन लर्निंग के लिए जो डाटा का, बहुत बड़े डाटा की जो जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए सर्विसेज है जो डाटा को अपने पास कलेक्ट करके रखती है, और उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म करके रखती है, यानी कि क्लीन डाटा रखती है। तो मशीन लर्निंग यानी एआई, तो एआई इसके ऊपर वर्क करता है, इन डाटा के ऊपर। रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि जब आपका बहुत सारा डाटा एक जगह पे आके स्टोर हो गया, तो आप वहां से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके एप्लीकेशन को मोबाइल से कितने लोग देख रहे हैं, डेस्कटॉप से कितना देख रहे हैं, टैबलेट से कितना देख रहे हैं, ये डाटा कितना ज्यादा होगा, सोचो आपके पास करोड़ों यूजर है, और रोज चला रहे, और रोज का डाटा कैप्चर कर रहा है, और उससे रिपोर्ट भी बना के दे रहा है कि इतने लाख लोग मोबाइल से चलाए इस दिन में, या आज 1 घंटे के अंदर
इतने यूजर ऑनलाइन आए थे। तो इतने सारे डाटा ऑटोमेटिकली कैप्चर कर रहा है, रिपोर्ट भी आपको एकदम तुरंत देता है सेकंड्स में। तो ये सारा चीज काम क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ये सर्विस यूज कर रहे हैं। और ये सर्विस या इस प्रकार के डाटा की या सर्विस की जरूरत क्यों है? बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर आपके कस्टमर 80% 90% मोबाइल चला रहे और आप वेबसाइट बना के आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको तुरंत मोबाइल एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका रिपोर्ट बता रहा है कि आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, तो मोबाइल एप्लीकेशन ज्यादा कंफर्टेबल है। आप वेबसाइट को खोल सकते हैं मोबाइल में, बट वो कितना भी रिस्पॉन्सिव बनाओ, कितना भी अच्छा बनाओ, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन ज्यादा कंफर्टेबल होता है मोबाइल डिवाइस में, राइट? तो रियल यूज केस इसमें, जैसे आपका सेल्स का डाटा, इन्वेंट्री का डाटा, कस्टमर के डाटा, रीजन जैसे इंडिया का डाटा, सिंगापुर के डाटा, कैंपेन। कैंपेन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोगों का बिहेवियर को कैप्चर कर रहे हैं कि भाई मेरे पास किस प्रकार के ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं। जैसे अमेजन है, अमेजन देखता है कि मेरे को इंडिया के छत्तीसगढ़ से ज्यादातर लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए आते हैं, या एक पर्टिकुलर व्यक्ति है पिछले 3 साल से मेरे खरीदारी कर रहा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट कौन सी चीजों पे ज्यादा है। तो ये कैंपेन वगैरह चलाते, डिजिटल मार्केटिंग होती है इसके द्वारा। डिजिटल मार्केटिंग का एक वर्ड्स है कैंपेन, तो ये सब चीज के लिए इसका यूज करते हैं। क्यों लेते हैं सिनेप्स? क्योंकि सिंगल एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, यानी कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पर 100% डाटा आपका आगे स्टोर हो रहा है, और आप उसके ऊपर एनालिटिक्स रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं, एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। जैसे आपका एक्सेल शीट होता है ना, उसमें अगर मान लो कि आपने 40 प्रकार का शीट बना के रखी है एक एक्सेल फाइल के अंदर, और आपको कोई चीज देखनी है, रिपोर्ट निकालनी, कुछ करनी है, आप कैसे करोगे? बड़ा मुश्किल है, हर जगह जाओगे या फिर आप फार्मूला लगा के एक डैशबोर्ड बनाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब सारा डाटा के इधर एक सर्विस में आ जाता है, आप किसी भी प्रकार का रिपोर्ट सेकंड्स में आप प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए सर्विस जो है बहुत जरूरी होता है। तो लार्ज स्केल सिक्वल प्रोसेसिंग, यानी कि सिक्वल सर्वर में नॉर्मली जो है हैवी डाटा या हैवी एनालिटिक्स डाटा का रिपोर्टिंग निकालना बहुत मुश्किल जाता है, क्योंकि लोड आता है सर्वर के ऊपर, सिक्वल के ऊपर। तो लेकिन ये क्या करता है कि उससे मिल के काम करता है सिनैप, क्योंकि सिक्वल के सारा डाटा सिंक रहता है इसमें। फिर इसके बाद बिग डाटा एनालिटिक्स होता है, बहुत बड़ी डाटा के अंदर आप एनालिटिक्स कर सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है। बिग डाटा का एक टूल याद होगा आपको, हडूप बोलते हैं। हडूप पे निकला था, बहुत फेमस हो गया था बिग डाटा में। लेकिन अभी एजोर में सिनैप्स वगैरह उसी का टक्कर दे रहा है। आपको हडूप जाने की जरूरत नहीं है, आप एजोर में रहोगे, आप सिनैप्स यूज कर सकते हो। बिजनेस डैशबोर्ड आप बना सकते हो इसमें, जहाँ पर डाटा का रिपोर्ट एक साथ दिखाई देगा। फिर आपका सिक्योरिटी इंटीग्रेशन इसमें हो सकता है। तो सिनैप्स जो सर्विस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिसीजन लेना पड़ता है सॉफ्टवेयर के पहले, बजट भी देखना पड़ता है, रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ती है कि क्या रिक्वायरमेंट है और उसके लिए हमें कौन सी सर्विस लेनी पड़ेगी। अब एक और नया सर्विस आ गया, डाटा ब्रिक्स। तो पहले हमने देखा एजोर डाटा फैक्ट्री, फिर देखा एजोर सिनैप्स, और अब आ गया हमारा डाटा ब्रिक्स। तो जो डाटा ब्रिक्स है एक्चुअली में, ये भी एक प्रकार के बिग डाटा के लिए यूज हो रहा है। यानी कि बहुत ही ज्यादा डाटा अगर आपके पास है, एजोर डाटा फैक्ट्री में भी आपका काम नहीं हो रहा है, तो आपको डाटा ब्रिक्स लेना पड़ेगा। और डाटा ब्रिक्स में वो डाटा की क्वांटिटी आप कितना भी बढ़ा दो, कई पेटाबाइट टेराबाइट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा हैंडल कर लेता है। लेकिन ये कॉस्टली भी होता है ना डाटा ब्रिक्स वगैरह। तो उतने डाटा को जब कैप्चर करेगा तो आपकी इसकी कॉस्ट बढ़ते जाएगी, क्योंकि ऑटो स्केलिंग होती है। तो इसका भी यूज क्या होता है कि बिग डाटा प्रोसेसिंग के लिए होता है। मशीन लर्निंग यानी कि एआई के लिए भी यूज होता है। डाटा साइंस, यानी कि उसमें जो डाटा होता है ट्रांसफॉर्म करके रखा जाता है, ट्यून करके रखा जाता है। तो वहां से बहुत सारे काम कर सकते हैं जो डाटा इंजीनियर रहते हैं। डाटा को सप्लाई करना है किसी सॉफ्टवेयर में, कुछ एक फॉर्मेट में। स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स, स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स मतलब, स्ट्रीमिंग का मतलब होता है लगातार डाटा आता है, आपके सेंसर से आता है, जीपीएस से आता है ना, कोई मशीन है वहां से कंटिन्यू आपको डाटा मिल रहा है, आपने जोड़ कर रखा है सॉफ्टवेयर से। तो इसको स्ट्रीमिंग बोलते हैं। जैसे कि आपका कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा है, उसमें से डाटा जो कंटिन्यू आके सर्वर पे जाता है, तो उसको स्ट्रीमिंग बोलते हैं। तो स्ट्रीमिंग की एनालिटिक्स करने के लिए भी आपको इतने बड़े सर्विस की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आप सोचो ना, आपका सीसीटीवी कैमरा, 40 कैमरा लगा है, और वो एक एक सेकंड में या एक एक मिनट में वो कई एमबी का डाटा कैप्चर करने के लिए दे रहा है, और ये कंटिन्यू चल रहा है 5 साल 10 साल। तो आप सोचो आपको सर्विस कितनी बड़ी चाहिए होगी डाटा को हैंडल करने के लिए, और उसमें आपको रिपोर्टिंग निकालना है। तो ये सब चीजें हो गया, डाटा क्लींसिंग हो गया।
डाटा को क्लीन करता है। तो ये डाटा ब्रिक्स जो है एक सर्विस है जो बहुत ही ज्यादा डाटा, जो ह्यूज क्वांटिटी का डाटा आता है जिसको बिग डाटा का वर्ड यूज करके उसको हैंडल करने के लिए इसका यूज होता है। तो ये तीसरे प्रकार की सर्विस हमने देखा। इसका यूज केस देख लेते हैं कि जैसे मान लो कोई ई कॉमर्स की कंपनी है, तो वो क्या करती है, कस्टमर के क्लिक को कैप्चर करती है। देखो मैंने बताया था ना कि आप वेबसाइट में जो क्लिक भी कर रहे हो, कोई पेज ओपन कर रहे हो, कोई कोई पेज में बार बार ओपन कर रहे हो, ये सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर होती है। फिर इसके बाद है परचेज बिहेवियर। परचेज बिहेवियर का मतलब है कि आप पिछले 5 साल से अमेजन में शॉपिंग कर रहे हो, लेकिन वो आपका बिहेवियर को कैप्चर कर ली। तो आप ज्यादातर लड़कियां हैं तो वो अगर मान लो कुछ कपड़े वगैरह खरीद रही है बार बार, या लड़के हैं वो भी किसी इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम अगर कोई खरीद रहा है, तो वो बिहेवियर को कैप्चर कर लेगा और बिहेवियर के हिसाब से क्या करेगा, उसको ऑफर देगा, उसको वो सामने ला के दिखाएगा कि भाई ये 70% डिस्काउंट भी ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो वो बिहेवियर को कैप्चर कर लेता है और रिकमेंडेशन को कैप्चर कर लेता है ना। रिकमेंडेशन कैप्चर करता है तो उसके हिसाब से उसको ऑफर वगैरह देता है या उसको डिस्प्ले करता है वैसे प्रोडक्ट। फिर आपका फ्रॉड पैटर्न। तो डाटा जब बहुत सारे आते हैं तो उसमें फिर वो एआई लगा करके फ्रॉड पैटर्न भी चेक कर लेता है कि इसमें कुछ गलत करने का ट्राई तो नहीं कर रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, उसको वो पकड़ लेता है। तो लेकिन डाटा कैप्चर करने से देखो इतने सारे फायदे मिल रहे हैं, इसलिए डाटा को कैप्चर किया जाता है। अब यहाँ पर एक टेक्निकल वर्ड आ गया, ईटीएल। तो ईटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। तो जैसे मान लो एक्सट्रैक्ट करना मतलब क्या हो गया कि आप सोर्स में से डाटा को लेके आ रहे हो। ठीक है, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है कि उसको क्लीन कर रहे हो, ट्यून कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो उसको, राइट, अच्छे से, मतलब रीडेबल फॉर्मेट में या एआई उसको अंडरस्टैंड कर ले, इस फॉर्मेट में आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हो। और लोड का मतलब होता है उसको फिर प्रॉपर स्टोर करते हो, चाहे आप एडीएफ में स्टोर करो, सिनैप्स में स्टोर करो, या फिर आप डाटा ब्रिक्स में स्टोर करो, या डाटा लेक में स्टोर करो। तो स्टोर करने के लिए ये जो सर्विसेज है, इसमें और डिटेल जाना पड़ेगा अगर आपको डिसीजन लेना है कि कौन से डाटा को हमें कहाँ स्टोर करना है। लेकिन आप एक कॉमन समझ लो कि एडीएफ सबसे पहले आता है। अगर आपका बजट बहुत बड़ा नहीं है, आप एडीएफ में जाकर रुक जाओ। लेकिन एडीएफ से ज्यादा आपको काम करना है, डाटा और ज्यादा है, बजट भी अच्छा है, तब जाके आप पीछे जाओगे तो जिसमें डाटा लेक आएगा। उसके और पीछे जाओगे तो सिनैप्स आएगा। सिनैप्स के साथ आपका डाटा ब्रिक आएगा। और आपको एआई में ही प्रोडक्ट बनाना है, और एआई 24 घंटे चलता रहेगा सालों साल। बहुत हैवी डाटा की जरूरत है। फिर एजोर फैब्रिक्स आता है, वो बहुत ही महंगा है, कई लाखों रुपया महीने का बिल आएगा, एजोर फैब्रिक। तो वो एआई का अगर स्पेशल प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं हम, तो फिर हमें फैब्रिक्स में जाना पड़ेगा। तो ये सर्विसेज होती है, लेकिन हम केवल डाटा के ऊपर ही बात कर रहे हैं। डाटा इंजीनियर का टॉपिक है हमारा आज का। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ, क्लीन एंड प्रिपेयर डाटा। तो ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है, रॉ डाटा को डायरेक्ट स्टोर करके नहीं रखते, आपको उसको क्लीन करके और प्रिपेयर करके रखना है ताकि एआई भी उसका इस्तेमाल कर सके, और उसकी रिपोर्ट भी बहुत फास्ट जनरेट होती है। तो क्लीन एंड प्रिपेयर में देखो क्या क्या चीज आता है कि आप डुप्लीकेट को ढूंढ के निकाल लेते हो। कन्वर्ट करेंसी, अगर वो डाटा में से कुछ आईएनआर में, कुछ डॉलर में, तो उसको या तो पूरा आईएनआर कर देगा या पूरा डॉलर कर देगा। फिर उसका डेट का स्टैंडर्ड नहीं है, मान लो कि जैसे जो हमारा जीएमटी होता है ना, जीएमटी 5 जैसे इंडिया का है, ऐसे अलग अलग डेट के फॉर्मेट होते हैं, तो उसको एक फॉर्मेट में कर देगा। और भी पॉइंट्स होते हैं जैसे कि कोई डाटा नल है, ब्लैंक है, तो उसको रिमूव कर देगा। तो बहुत सारे इसके रूल्स होते हैं, तो ये डाटा इंजीनियर इसके रूल्स को बहुत पढ़ते हैं डीपली, तब जाके वो लोग ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं। यानी अगर कोई पूछेगा कि डाटा इंजीनियर का काम क्या है, तो आप सीधा बोल देना कि ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो भी रॉ डाटा है उसको क्लीन करता है, उसको पूरा का पूरा प्रिपेयर करता है और फिर जाके स्टोर करता है ताकि एआई या किसी सिस्टम के द्वारा उसका प्रॉपर यूज हो सके। ईटीएल फ्लो में क्या आएगा, ईटीएल में आएगा, पहले सोर्स आपका होता है, यहाँ से डाटा आपको एक्सट्रैक्ट करना रहता है, फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं और ट्रांसफॉर्म करने के बाद लोड, लोड मतलब सेव करना या स्टोर करना। तो इसमें आप रिपोर्टिंग भी आसानी से कर सकते हो और एआई का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हो। और ये स्टोर करने के लिए आपके, जैसे कि डाटा लेक है, वेयर हाउस आप यूज कर रहे हो, या एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म आप बना रहे हो, ठीक है, तो भी आप
ईटीएल का यूज करोगे। तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाटा होता है तो हमें ईटीएल यूज करना पड़ता है। ईटीएल क्या है? एक प्रोसेस है रॉ डाटा को प्रिपेयर्ड डाटा में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे यहाँ पर अब लिया एग्जांपल, कुकिंग प्रोसेस होती है। तो कुकिंग प्रोसेस में क्या बता रहा है कि आपका जो उसके बनाने के लिए आपको जो सामान लगेंगे, इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, उसको आप क्या करते हो, पहले क्लीन करते हो, छानते हो ना आप पहले। जैसे मान लो कि आप आटा है तो आटे को पहले छान लोगे, या कोई और चीज़ है उसको आप साफ कर लोगे, या कहीं पर कुछ है तो उसको पानी निकाल दिया, अलग कर दिए। तो आप पहले क्लीन करते हो, और क्लीन करने के बाद वो क्या होता है, डाटा प्रिपेयर हो गया। तो जब डाटा प्रिपेयर हो गया तो आप उसको फिर कुक कर रहे हो, यानी कि इसको प्रोसेस कर रहे हो। और फिर प्रोसेस होकर के जब वो उसका आउटपुट आएगा तो उसको क्या करते हो, सर्व करते हो। ठीक है। तो ये जो है इसी प्रकार का यहाँ पर डाटा है। डाटा को आपको क्लीन करना बहुत जरूरी है। जब तक क्लीन नहीं होगा, उसका प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगा, तो रिस्पॉन्स आपका गलत आ सकता है। लेक हाउस आर्किटेक्चर क्या होता है? तो लेक हाउस मतलब जैसे डाटा लेक हम बना रहे हैं या डाटा वेयर हाउस बना रहे हैं, तो इसमें भी यही होता है कि आपका जो है, जैसे कि रॉ डाटा है तो रॉ डाटा पहले लेक हाउस में जाता है। जैसे अपना गोडाउन होता है ना, तो गोडाउन में जनरली हम क्या होते हैं, डाटा को डायरेक्ट, मतलब कोई सामान को सीधा जाके वहाँ रख देते, फेंक देते उसके अंदर। जब जरूरत पड़ता है तब हम देखते हैं। लेकिन जो गोडाउन में जो डाटा है, अगर आप उसको क्लीन करना चाहते हो, यानी कि आप उसको अरेंज करना चाहते हो, फिर आप क्या करोगे, उसको छोटी छोटी बहुत सारी अलमारी बनी रहेगी, तो आप उसको फिर प्रॉपर जमाओगे कि भाई ये इस प्रकार का डाटा है या इस प्रकार का सामान है, इसको इस अलमारी में रख लो। तो ताकि जब आपको जरूरत पड़ेगा तो आप बहुत आसानी से उसमें से डाटा ले सकते हैं या सामान ले सकते हैं। या फिर आप रिपोर्ट बना सकते हो कि भाई ये हमारे पास 10 पीस है, ये 100 पीस है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट डाल दिए तो रॉ टाइप का, जैसे आपने डाल दिया एक के ऊपर एक, तो अगर कोई बोलेगा कि भाई ये पर्टिकुलर सामान कितनी क्वांटिटी में है, तो आप तो पूरा कई दिन लगा दोगे ढूंढने में कि ये कहाँ गया। तो वो बहुत मुश्किल रहता है। तो इसीलिए रॉ डाटा, डाटा के फॉर्मेट में आएंगे तो रॉ डाटा हम डायरेक्ट स्टोर नहीं करते, रॉ डाटा कैप्चर जरूर करते हैं। तो लेक हाउस हमारा क्या करता है, कैप्चर करता है, लेकिन क्लीन करने के बाद वो डाटा एनालिटिक्स हो जाता है और उसके बाद इसको फिर से स्टोर करते हैं। तो ये हो गया आपका। इसमें एग्जांपल दिया है कि जैसे बैंक वगैरह जो स्टोर करता है ना, जैसे एटीएम लॉग, तो लॉग तो बहुत कंटिन्यू आते रहते हैं रॉ फॉर्मेट में। लेकिन उसको एक क्लीन फॉर्मेट में जब स्टोर करते हैं तो उससे रिपोर्ट जनरेट हो सकता है। कस्टमर के ट्रांजेक्शन आते हैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा होते रहते हैं, फ्रॉड के इवेंट्स आते हैं। तो ये सारा को सारा जो आता है एक प्लेटफॉर्म में आता है, और उस प्लेटफॉर्म से फिर उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करके किसी सर्विस में जाके स्टोर करते हैं। स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स मतलब हो गया कि ये लगातार डाटा आता है जिसको आप, जैसे यहाँ लिखा हुआ लाइव इवेंट, यानी डाटा आता ही रहता है, रुकता नहीं, गैप नहीं आता है, कंटिन्यू आता रहता है, उसको स्ट्रीमिंग बोलते हैं। तो स्ट्रीमिंग में जैसे सीसीटीवी कैमरे का डाटा अगर कैप्चर हो रहा है तो स्ट्रीमिंग बोलेंगे। या आपने कोई मशीन में जीपीएस लगा दिया और आपकी लोकेशन को लगातार कैप्चर कर रहे हो, तो वो स्ट्रीमिंग है। तो स्ट्रीमिंग डाटा जब आता है तो उसको भी हमको एनालिटिक्स करना रहता है। तो स्ट्रीमिंग डाटा जो रहता है उसकी भी हमको प्रोसेस करनी पड़ती है, प्रोसेस करके ट्रांसफॉर्म करके ही उसको स्टोर करते हैं, ताकि उससे प्रॉपर अलर्ट आ सके। या डैशबोर्ड मतलब रिपोर्टिंग, तो आप उसको रिपोर्टिंग के फॉर्मेट में डैशबोर्ड में बहुत जल्दी से तेजी से देख सकते हैं और एक्यूरेट देख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स होता है कि आपका जो है कंटिन्यू आपका डाटा आते रहता है, मूवमेंट करते रहता है। तो इसमें मोबाइल ऐप, जैसे कि आप ये गूगल मैप देखते हो कि कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, अभी कहाँ तक पहुंचा है, तो ये डाटा क्या है, आपका स्ट्रीमिंग है। ठीक है। एटीएम मशीन है वो भी कंटिन्यू सर्वर से जुड़ा रहता है। फिर सेंसर, आपके मशीन में जो सेंसर है कंटिन्यू सिग्नल आपको देते रहते हैं और आप उसको कैप्चर कर रहे हो। सेम जीपीएस डिवाइस, जो गाड़ियों में जो जीपीएस लगा होता है, जो लोकेशन बताता है कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है, अभी कहाँ पर है, तो वो सब बताता है। और वेबसाइट्स जो है वो भी आपका पूरा कैप्चर करते रहता है डाटा, कि कोई भी व्यक्ति जो क्लिक कर रहा है ना, और किस डिवाइस से ओपन कर रहा है उस वेबसाइट को, तो ऐसे बहुत सारी डाटा आपका कंटिन्यू जाते रहती है। इसका रियल यूज केस देखते हैं कि जब डाटा कंटिन्यू आ रहा है हमारे पास, तो हम उसमें फ्रॉड डिटेक्शन कर लेते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, किसी ने जाके कैमरे को बंद कर दिया, तुरंत एकदम अलर्ट आ जाएगा कि यहाँ से सिग्नल आना बंद हुआ है। या थोड़ी देर के लिए भी बंद हुआ, लूज कनेक्शन था, तो भी वो फ्रॉड डिटेक्शन का अलर्ट आ जाएगा।
तो वो कुछ भी ऐसी चीज देख रहा है जो गलत हो रही है तो तुरंत अलर्ट कर देता है, लेकिन उसके लिए डाटा उसको आते रहना चाहिए, तभी तो वो पैटर्न में से ढूंढेगा कि कौन सा गलत हुआ। क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन कंटिन्यू होते जा रहे हैं, लेकिन किसी ट्रांजेक्शन में अगर कुछ गलत हुआ है तो वो फ्रॉड डिटेक्शन कर सकता है या अलर्ट जारी कर सकता है। तो ये सारा चीज जो है मिली सेकंड में चलते रहते हैं, यानी कि कंटिन्यू डाटा आते रहते हैं, एकदम बहुत तेजी से आते हैं। तो इसमें आपका रिस्क स्कोर भी कैलकुलेट हो जाता है, अलर्ट जनरेट हो जाता है, और कार्ड को ब्लॉक्ड कर दिया जाता है। अगर कोई फ्रॉड हुआ है कार्ड से तो वो ब्लॉक भी हो जाता है। अभी फ्रॉड का मैंने क्या बताया कार्ड में, कि अगर किसी ने कार्ड का इस्तेमाल किया, ठीक है, अपना पासवर्ड वगैरह अपने पिन नंबर बता के रखा हुआ है, लेकिन अचानक उसका तुरंत बहुत दूर से कर दिए, ये इतने कम समय में वहां नहीं पहुंच सकते, तो वो फ्रॉड हो जाता है। या आप उसको बार बार 3 बार 4 बार गलत गलत पिन नंबर डाल रहे, तो उसको फ्रॉड समझेगा और ब्लॉक कर देगा कार्ड को। तो ये सारा चीजें आपका काम करती है, लेकिन डाटा के ऊपर है, डाटा आना चाहिए तभी ये वर्क होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया, ट्रैफिक पुलिस कैमरा कैच ओवर स्पीड व्हीकल इंस्टेंट। तो अभी आपका जो ट्रैफिक कैमरे लगे हुए हैं, अगर बहुत तेजी से आप गाड़ी चला रहे हैं तुरंत वो कैप्चर कर लेगा, और तुरंत तो उस पर चालान पहुंच जाएगा, किसी ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिकली जगह जगह लगा हुआ है, नागपुर में भी मैंने देखा कि अगर कोई गाड़ी तेजी से लेकर चला गया तो चालान आ जाएगा, रेड सिग्नल तोड़ दिया चालान आ जाएगा। तो वो स्ट्रीमिंग हो रहा डाटा सर्वर पे जा रहा कंटिन्यू, और सर्वर उसको नजर रख रहा है, उसको जैसे कुछ गलत दिखा तो ये व्यक्ति की स्पीड ज्यादा थी, या इसमें रेड सिग्नल था लेकिन ये गाड़ी आगे निकाल दिया, तो तुरंत उसका नंबर को कैच करता है और नंबर के हिसाब से चालान बना करके भेज देता है, और उसको एसएमएस आता है कि तुम्हारा चालान आ गया, इसको इतने दिन के अंदर पे करो। तो ये सारा चीज जो रहता है हमारा डाटा इंजीनियरिंग के कारण ही हो पाता है, तो इसको ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ है बैच और स्ट्रीमिंग, तो बैच का मतलब होता है शेड्यूल, यानी कोई निश्चित समय पे कोई काम होता है, जैसे कि डेली रात के 11 बजे हो रहा है, या महीने में एक बार रात को 10 बजे हमने लगा दिया, या फिर आप आधे आधे घंटे में कुछ लगा दिए कि हर आधे घंटे में चल रहा है। तो बैच का मतलब होता है शेड्यूल होता है, और स्ट्रीमिंग का मतलब होता है रियल टाइम। ये डाटा आते ही रहता है, चलते रहता है, रुकता नहीं, इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है, ये चालू कर दिया तो फिर चलता ही रहेगा। ये दो प्रकार के डाटा आपके वर्क होते हैं। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जैसे आपकी सैलरी वगैरह प्रोसेस होती है मिड नाइट, तब जो आपका सैलरी का डेट है उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले, ठीक है, तो ये आपका बैच कहलाएगा। और स्ट्रीमिंग मतलब है कि जैसे आप यूपीआई वगैरह ट्रांसफर कर रहे हो, एक व्यक्ति कर रहा है तुरंत दूसरा कर रहा है, लाखों लोग एक साथ कर रहे हैं और डाटा एकदम कंटिन्यू आ रहा है। तो अभी इंडिया में सोचो सभी लोग यूपीआई पेमेंट करते रहते हैं, तो उसमें से कहीं पर फ्रॉड पकड़ लेता है, वो डाटा में से ही ढूंढ लेता है एआई, और तुरंत उसको अलर्ट देता है या उसको ब्लॉक करता है। इसकी केस स्टडी देख लेते हैं। बिजनेस चैलेंजेस क्या था इसमें, कि जैसे कि बैंक रिसीव कर रही है एटीएम ट्रांजैक्शन, मोबाइल बैंकिंग, कार्ड कार्ड ट्रांजैक्शन, ब्रांच का डाटा, यानी ये डाटा कितना ज्यादा हो जाएगा सोचो। केवल एक ही बैंक का बात करो, स्टेट बैंक का, तो पूरे इंडिया के स्टेट बैंक में, इवन स्टेट बैंक फॉरेन में भी है ना, तो ये सभी स्टेट बैंक मिला के उनके सारे एटीएम को मिला के उनके जितने मोबाइल एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है ना, तो ये सब चीज को मिला के आप सोचो पर सेकंड डाटा कितना आता होगा सर्वर पे। बहुत बड़ा ट्रैफिक, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती रहती है, बहुत ज्यादा डाटा कैप्चर होते रहता है, और रॉ डाटा आता है पहले, फिर उसको जाके उनका जो एप्लीकेशन है उसको ट्रांसफॉर्म करके फिर स्टोर करता है प्रॉपर जहाँ स्टोर करना है, और उसके बाद एआई उसमें काम करेगा, एनालिटिक्स काम करेगा, रिपोर्ट जनरेट उससे होगा। ये सारा चीज इसमें होता है। तो इससे फायदा क्या होगा, रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन। अगर कहीं पर भी कोई फ्रॉड हुआ और वो डाटा में जैसे कुछ उसको दिखाई दिया, तुरंत उसको ब्लॉक करेगा, तुरंत अलर्ट मैसेज भेज देगा कि भाई यहाँ पर इस व्यक्ति ने कुछ गलत किया। एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड का मतलब होता है कि एक जगह पे ही हमको सारा इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से दिख जाता है, ग्राफ के फॉर्मेट में या रिपोर्ट के फॉर्मेट में, ताकि हमको बार बार इधर उधर जाना नहीं पड़ता है, तो इसको एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड बोलते हैं। एआई रेडीनेस का मतलब ये है कि आपका डाटा जो रॉ था उसको आपने ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, तो यानी अब उसके ऊपर आप एआई की फंक्शनैलिटी रन कर सकते हो, एआई के एप्लीकेशन को जोड़ सकते हो ताकि वो प्रॉपर काम करे। एआई का काम क्या है, फ्रॉड डिटेक्ट करना, एनोमली डिटेक्ट करना, और या फिर प्रिडिक्शन देना। ये तीन मेजर है तो बहुत सारे काम, लेकिन तीन जो है सबसे मेजर है जो मांगा जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है। एनोमली और फ्रॉड मैंने बता दिया। एनोमली का मतलब है कि फ्रॉड हो सकता है, संभावना है, उसको एनोमली बोलते हैं। फ्रॉड का मतलब होता है कि वो फ्रॉड ही है, वो कंफर्म है, तो उसको ब्लॉक कर देगा,
अलर्ट जारी कर देगा, तो ये फ्रॉड हो गया। तो इसका बिजनेस रिजल्ट क्या आएगा कि आपकी रिपोर्टिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, फ्रॉड डिटेक्ट हो जाएगा, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ आपका रहेगा, एआई रेडी प्लेटफॉर्म आपका बन जाएगा, और बेटर एग्जीक्यूटिव डिसीजन बन जाएगा। तो इसमें मैसेज क्या दे रहा है कि एप्लीकेशन जनरेट डाटा, एप्लीकेशन जो है डाटा को जनरेट कर रहा है। डाटा इंजीनियरिंग टर्न्स दैट डाटा इनटू डिसीजन, यानी कि डाटा इंजीनियर जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और जब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तब उससे क्या होगा, डिसीजन होगा। और डिसीजन लेने के लिए क्या रहेगा, एआई रहेगा। लेकिन एआई के लिए डाटा कैसा चाहिए, प्योर चाहिए, क्लीन चाहिए, ट्रांसफॉर्म किया हुआ डाटा चाहिए। और ये काम आपका डाटा इंजीनियरिंग के द्वारा होगा। ठीक है, तो अगर मान लो अब क्लियर हो गया होगा डाटा इंजीनियरिंग ब्रांच वाले या डाटा साइंटिस्ट, इनका काम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा की पावर बहुत ज्यादा होती है। और रियल बिजनेस भी आप कर रहे हैं, ईमानदारी से भी कर रहे हैं, तो भी डाटा आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। और आप डाटा उठा के किसी को बेच दिए तो वैसे ही पैसा आ जाएगा। गलत तरीका है, नहीं होना चाहिए, लेकिन चल रहा है आईटी फील्ड में, है ना। तो ये डाटा को चोरी चुप के बेच देते हैं, और मोबाइल नंबर वगैरह जो रहते हैं ये बेचा जाता है। कई ऐसे एप्लीकेशन है जहां जाके आप खरीद सकते हो। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको पता रहेगा। एक सॉफ्टवेयर कंपनी आपने खोल लिया, और आप चाह रहे हो कि सिंगापुर में आपके क्लाइंट होने चाहिए, सिंगापुर में आप बेचना चाह रहे हो अपने सॉफ्टवेयर को। तो आप यहाँ बैठे हो, यहाँ सॉफ्टवेयर बनाया, आपको क्या पता कि सिंगापुर में कौन खरीदेगा। आपके पास अप्रोच क्या है, ना तो आप किसी को जानते हो। तो आप क्या करो, एक वेबसाइट होती है, वहां जाकर के बोलो सिंगापुर का मेरे को डाटा चाहिए। बोलेगा कौन सा डाटा चाहिए, आपका एप्लीकेशन क्या काम करता है। आप बोलोगे मेरा एप्लीकेशन बैंक को कंट्रोल करता है, यानी पूरा बैंक का सिस्टम में बनाया है। तो फिर वो बोलेगा अच्छा ठीक है, तो हमारे सिंगापुर में जितने बैंक है, प्राइवेट चाहिए कि पब्लिक भी चाहिए, दोनों चाहिए। आप बोलोगे नहीं मेरे को दोनों चाहिए। तो फिर ये सेलेक्ट करते करते आपको बताएगा ठीक है इतना करोड़ रुपया ट्रांसफर करो, यहाँ से आपको ये डाउनलोड का बटन मिलेगा, और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और आप उसमें लगाओ लोगों को और फोन करो, एडवर्टाइजमेंट करो, और लगेगा डेमो वगैरह देने के लिए किसी को भेजो वहाँ। तो ये डाटा बिकता है। तो जिन्होंने डाटा को कलेक्ट कर लिया, जैसे कि इंडिया के जितने स्कूल्स हैं ना, तो सारे स्कूल के डाटा लेके बैठ गए। जब स्कूल का एडमिशन होता है, तो कॉलेज कॉलेज का जब एडमिशन चालू होता है, तो कॉलेज वाले डाटा परचेज करते हैं, और फिर फोन करते हैं कि सर ये आपको सीट मिल रही है, हमारे यहाँ खाली है, हम ये ब्रांच देंगे। ये जो फोन आता है ना, तो ये कॉलेज वाला जाके ढूंढता नहीं है ना, तो ये उनको डाटा को परचेस कर लेते हैं लोग, और उसमें सारे नंबर मिल जाते हैं। तो जो आप फॉर्म वगैरह भरते हैं ना, एग्जाम फॉर्म, तो जहाँ भर रहे हो जिसका भी, वहां से वो खरीद लेते हैं। लीगल नहीं खरीदते, चोरी से खरीदते, क्योंकि लीगल कैसे कर देंगे। लीगल खरीद के आपको कोई बार बार फोन कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो लेकिन ये सब चीजें डाटा का गेम होता है। तो ये डाटा इंजीनियर मैंने इसलिए आज बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको समझने की कोशिश करो, अगर आपने 8-10 साल एक छोटे प्रोजेक्ट में काम किया है या छोटी कंपनी में काम किया है, तो शायद ये सब जान भी नहीं पाओगे। लेकिन मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पता रहेगा तो आप इसको इंटरव्यू में भी यूज कर सकते हो, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी, किसी से बात करोगे, आप किसी सीनियर से भी, तो आपके पास ये नॉलेज रहेगा, आप उसमें डिस्कशन कर सकते हो बहुत अच्छे से, या अंडरस्टैंड कर सकते हो कि सामने वाला क्या बता रहा है, या उसका डिजाइन किस प्रकार का है। ठीक है, तो टीम कंटिन्यूस सेशन में बने रहो तो काफी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और एआई जो रेडी कर सकता है, एआई बना के दे सकता है, एआई टूल, वो मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। मैं वो बता रहा हूँ कि आप ये सब अगर जानते हो, आप जब बनाने बैठोगे तो आप एआई टूल की मदद लोगे, आप एज ए टूल उसको यूज करोगे। तो इसीलिए आपको ये सब नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू टीम, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे।